अरे बाजार में जुलाई सीरीज का आगाज तो थोड़े ठंडे नोट पे हुआ, लेकिन लकीली और होपफुली अब मूड माहौल कुछ पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से एटलीस्ट राहत की सांस लेना शुरू किया है भारतीय बाजारों ने, और हमारे सामने इस बीच खड़ा है इस समय का सबसे अहम ट्रिगर। वो है अब इंडिया इंक के Q1 रिजल्ट्स, जो अनफोल्ड होना शुरू होंगे थर्सडे ऑनवर्ड्स, जब टीसीएस तो देश की दिग्गज कंपनी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। उसके बाद झड़ी लगती हुई नजर आएगी नंबर्स की, और मेरे ख्याल से स्ट्रीट के हर पार्टिसिपेंट की नजर है उस माउंट 16K पर, यानी कि उस 16,000 के आंकड़े पर, जो काफी लंबे अरसे से जिससे हम काफी पास जा जाके अटक रहे हैं। ऐसे में कई सारे मौके होंगे शायद बाजार में इस समय भी, शेयर बाजार में, और उन्हीं मौकों को तलाशने की कोशिश है हफ्ता वसूली में। तो हफ्ता वसूली हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और कोशिश कुछ बेहतरीन पोजिशनल ट्रेड्स ढूंढने की और साथ साथ उनके पीछे के लॉजिक को समझने की। देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट जो आज हफ्ता वसूली में हमारी मदद करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमारे साथ हैं आज एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब, रजत के बोस.com के रजत बोस, और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस साहब। आप सबका स्वागत है और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। क्विकली जब हम इंडियन इक्विटी मार्केट स्क्रीन पर लिख रहे हैं डॉक्टर साहब, वाह, हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होती हुई, तो आधे % से ज्यादा के उछाल के साथ समय हम कामकाज करते हुए, और मूड माहौल फ्राइडे ऑनवर्ड सुधरा था, जब पिछले पूरे हफ्ते के ट्रेंड के विपरीत हमने ट्रेड होता हुआ देखा था। लोअर लेवल से एक रिकवरी और 1/4% ऊपर जाके हम फ्राइडे को बंद हुए थे। आज गैप अप के साथ शुरुआत हुई, स्क्रीन पर कुछ तेजी और पिकअप हुई थी। कुछ मिनटों पहले हम 2/3% ऊपर थे सेंसेक्स और निफ्टी में, वहां से हल्का सा ठंडा पड़े, लेकिन अभी भी आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। तो अच्छे ग्लोबल संकेत और पिछले हफ्ते के अंडर परफॉर्मेंस, जो ग्लोबल संकेत शायद मदद कर रहा है उस अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकलने में। निफ्टी बैंक बढ़िया कर रहा है, निफ्टी बैंक 2/3% ऊपर है। वैसे यही वो पॉकेट है जो थोड़ा सा करेक्ट हुई है। निफ्टी बैंक कुछ देर पहले 0.9% ऊपर था, तो थोड़ा सा ठंडा पड़ा है ऊपरी स्तरों से, लेकिन अभी भी 2/3% का उछाल। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हम रिटेल वालों के लिए तो वो मार्केट ब्रेथ जो दिखाती है भाई सेंसेक्स निफ्टी के बाहर की दुनिया और भी बेहतर है। ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो है, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 70 to 75% शेयर्स इस समय भी इन ग्रीन हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। रजता, ये खरीद लिया जाए क्या निफ्टी बैंक को? देखिए आशीष, एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि ये जिस स्तर पे निफ्टी है यहाँ से थोड़ी आगे, मतलब 15,858, मैंने इसको एक बहुत अहम रेजिस्टेंस मानता है। इसके ऊपर में सस्टेन करना बहुत जरूरी है, और ऐसा भी 15,858 से लेके 15,900, 925 ये रेंज जब तक पार नहीं करेगा तब तक ऊपर की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि पिछले जून के महीना अगर आप देख लीजिए, आज अब विश्व की बाजार के बलबूते पे ऊपर चल रहे, ठीक है, लेकिन पिछले महीना में जो कैश सेगमेंट में ट्रेड हुआ है उसमें 70% वॉल्यूम वाज जनरेटेड बाय रिटेल और 30% DI और FII ने बनाया है। तो मेरा बात ये मानना है कि जब भी रिटेल का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है और इंस्टीट्यूशन की भागीदारी उतना नहीं होता है, तो ये मार्केट वीक हो जाता है। लेकिन बात क्या है कि पिछले हफ्ते बहुत सारे कॉल राइटिंग होने के कारण इस बार कॉल राइटर्स, स्पेशली उसमें रिटेल पीपल भी है, उनको ट्रैप किया गया है आज के दिन। बट ये अगर आज के दिन 15,850 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तो फिर नीचे जाएगा, और नीचे जाने की काफी संभावना दिख रहा है कि हो सकता है 858 को क्रॉस नहीं करे और वो दोबारा 700 के नीचे चले जाए। तो इसीलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है, लेकिन निफ्टी सस्टेन कर जाएगा इस लेवल पे, ऐसा मैं कम ही उम्मीद करता हूँ। आज सुबह का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये था कि जो गैप अप के साथ खुल रहे हैं वो गैप अप सस्टेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कुछ डिफाइंड मार्कर्स हैं रजता, जब तक कह रहे हैं उनके ऊपर जाके नहीं टिकता, उनके ऊपर क्लोज नहीं करता,
शायद ये अप मूव्स फिजल आउट होने का डर है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तगड़े हो सकते हैं, उनको तो इनकैच करेंगे हम हफ्ता वसूली के जरिए। लेकिन पालिया साहब, फिर ये जो टाइम वाइज करेक्शन कह रहे थे, बहुत टाइम से चल रहा था, बीता पूरा हफ्ता उस टाइम वाइज करेक्शन में ही बीत गया। कोई इंडिकेशंस है कि उस टाइम वाइज करेक्शन के बाहर आए हम फ्राइडे और मंडे के मूव से, या फिर अभी कहना जल्दबाजी है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, बिल्कुल मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ, अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो 15,500 से 15,900 ये एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। और मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे जरूर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अगर हम इसको पोजिशनली देखें तो मार्केट में जैसा रजत जी ने बताया, बिल्कुल 15,850 860 जो एक लेवल है वो क्रॉस होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट देखने को मिल रहे हैं कि आज पुट राइटर 15,700 15,800 की स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव है। तो वो ये दिखाते कि ये वीक के लिए तो कहीं ना कहीं 15,700 15,800 के बेस को प्ले कर रहे हैं मार्केट में प्लेयर्स। और अगर ये हम 15,800 के ऊपर होल्ड कर लेते हैं तो फिर मुझे लगता है सेकंड हाफ में एक अप मूव बन सकता है, और हो सकता है हम 15,850-60 की रेंज को क्रॉस कर ले, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। पिछले हफ्ते में भी हम एक रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए रहे। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को प्रीमियम्स भी काफी नहीं मिल रही, क्योंकि विक्स लो है, प्रीमियम्स भी काफी श्रिंक हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि राइटर्स को हाई रिस्क है, जो भी राइट कर रहे हैं प्रीमियम्स को, उनके लिए तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी डायरेक्शन में यहां से एक डिसाइसिव मूव लिया तो उन्हें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का अपना ट्रेड यहां पे इनिशिएट करना होगा। तो 15,870-60 की रेंज क्रॉस होते से एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिलेगी। और दूसरा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आशीष जी जो लग रहा है वो ये है कि बैंक निफ्टी में डिस्पाइट ऑफ हमने देखा कि ऊपर से करेक्शन देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी भी 34,700 34,800 ये एक बेस बना के बार बार वहां से पुल बैक दे रहा है। हालांकि हम 35,200 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम को रिलेट करें स्टॉक से तो लार्ज के बैंक्स में एक रेंज में फंसे हुए और वहां पे भी लोअर साइड पे बार बार बाइंग एक्शन बन रही है। तो 35,200 मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्पॉट पे। बैंक निफ्टी अगर ये क्रॉस होता है तो हो सकता है कि हम जो एक मोस्ट अवेटेड लेवल है निफ्टी का 16,000 का, वो हमें बहुत जल्द देखने को मिल सके। तो हाँ, रेंज में अटके हुए हैं, अब बस थोड़ा सा तूल पकड़ ले तो बाकी वो मंदी के सौदे कटने से वो एक फ्रेश अप मूव आता हुआ शायद नजर आए। लेकिन गौरव, पलिया साहब ने मुंह की बात छीन ली। 16,000 का हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा दूर भी नहीं है। हम वैसे 15,800 के पार तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं, बस तो कृपा अटकी हुई है। इस हफ्ते होगा क्या? गुड आफ्टरनून आशीष। अगर आप देखेंगे जो मेजरली जब भी हमने इंतजार किया है कोई पर्टिकुलर लेवल का है, जैसे आप बात करते हैं टाइम करेक्शन का, ये जो महत्वपूर्ण लेवल है ये जनरली गैप से, क्योंकि आप साइकोलॉजी समझिए कि जब सब लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, तो जो मौके होते हैं वो अक्सर मिस हो जाते हैं, इसलिए गैप काफी रैंपेंट हो जाता है। आप कोई भी देख लीजिए कि जहां पे हमने एक टाइम करेक्शन देखा है, बार बार रिजेक्शन देखा है, वो लेवल जो है वो गैप से ही फिर अब गैप होकर निकलता है। तो वो एक अच्छा संकेत भी है कि इसको आप काफी अग्रेसिव अपसाइड डाउन से देख सकते हैं। लेकिन प्रीएम्प्ट करना मैंने समझता हूँ ये सही होगा। जैसे अभी राजेश भी बोल रहे थे, राजेश जी भी बोल रहे थे कि 15,700 के आसपास में एक सपोर्ट बनते हुए आ रहा है। तो अगर सपोर्ट्स पे आ रहा है, आप बाय कर रहे हो ठीक है, लेकिन रेंज बाउंड जब निफ्टी है तो वहां पे ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो या तो आप ब्रेकआउट में बाय कीजिए, या कोई नीचे अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो बाय कीजिए। कोई भी एक लेवल में बाय करना मेरे ख्याल से काफी वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट का बेसिक प्रमाइस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस के पास देखना होगा कितने दमखम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रीच कर पाते हैं, किस हद तक शॉर्ट कवरिंग आती है। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा होगा, ये क्लियरली निकल कर आ रहा है। तो चलिए उसी को टैप करने की हफ्ता वसूली में शुरुआत कर देते हैं। मार्केट हमने बातचीत कर ली सारे एक्सपर्ट से। रजत दा, हफ्ता वसूली की पहली पिक कौन सी? हफ्ते दो हफ्ते में पैसा आना है सर? ये हफ्ते दो हफ्ते में पैसा आना है, ये बात तो सही है, लेकिन आपके दर्शकों ने जो खरीदेगा वो कोई कारण से फंस भी गया तो बाद में जाके ऊपर चलेगा और शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा भी मिलने का उम्मीद करना चाहिए। तो इसी हालत में मैंने बजाज ऑटो को पहला स्टॉक के रूप में चुना है। मेरा टारगेट है 4305 और 4340। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले जो हाई था इसका 4347, इसके पास एक बार पहुंचने की संभावना मेरे को दिख रही है। मैं
मैं 4150 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस देने का स्टॉप लॉस दे रहा हूं और इसमें खरीदारी कीजिए। दूसरी बात ये है कि ये 140 रुपया डिविडेंड जिसको कि 8 तारीख को डिक्लेयर हो जाए, मतलब पास हो जाएगा और उसके बाद में 27 तारीख को शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगा, तो ये भी एक चीज है इसमें। और तीसरी बात ये है कि ये अपना डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं भी रहा, लेकिन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है और इसके कारण बजाज ऑटो किसी के हाथ में अगर फंस भी गया, रह भी गया, तो बाद में ये 4347 तो क्या ऊपर भी चलेगा। बट खुलासा ये मैं कर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, काफी नीचे लिया हुआ है बट वो चल रहा है। अरे वाह, काफी नीचे मतलब 3000 से भी नीचे। रजत, अरे वाह। तो अच्छा, बजाज ऑटो ठीक है, टेक्निकली भी फॉर्म फुटिंग में और बाकी 8 तारीख को ही है वो 140 रुपए डिविडेंड के लिए है ना, तो दिन आ रहा है आजकल में खरीदने के मौके होंगे अगर वो डिविडेंड बुनाना भी है। और वैसे भी चार्ट्स में फॉर्म वोटिंग में रजता को नजर आता है। तो बजाज ऑटो 4305 4340 तक के टारगेट, स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। ये पहली हफ्ता वसूली की पिक हो गई। पालविया साहब, आपके स्टेपल से पहला स्टॉक कौन सा सर? बेसिक आइडिया अगले 1-2 हफ्ते में बढ़िया कमाई हो जाए और आपके थ्रू हम चार्ट समझ भी लें, आपको क्या नजर आ रहा है चार्ट देखकर, थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी। सो आशीष जी, मेरा स्टॉक है जो अभी नया F&O सेगमेंट में भी आया है, मेट्रोपोलिस। ये स्टॉक का अगर हम डेली सेटअप पहले अगर हम समझें तो डेली सेटअप में अगर देखें तो स्टॉक ने पहले भी एक बार ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद काफी बड़ी रैली देखने को मिली और अभी वापस सेम फॉर्मेशन, हमें कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का पैटर्न का यहाँ पे पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ से तो स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस अगर हम प्लॉट करें तो 20 डे एग्जैक्टली मूविंग एवरेज से ही स्टॉक ने सपोर्ट लेके वापस से पुल बैक दिया है। अब यहां से अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो उसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। तो ये सेटअप हमें यहां से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और हमें लगता है कि ये सेटअप के हिसाब से इस स्टॉक में 1 से 2 हफ्ते में काफी अच्छा मूव यहां से बनते हुए दिख सकता है। 3200 से 3250 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पूरा सेगमेंट में ही कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। हेल्थ केयर सेगमेंट में अगर हम देखें तो काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से बना हुआ और उसमें ये एक बेहतरीन कंपनी है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म चार्ट डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है और अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है, वीकली क्लोजिंग जो हम मान के चल रहे हैं कि अगर 2945 के ऊपर अगर होती है वीकली क्लोजिंग, तो वहां भी ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से बनेगा और स्टॉक में 3250 तक के टारगेट बहुत जल्द 1 से 2 हफ्ते में आते हुए दिखेंगे। तो हम यहां पे इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो भी इसको ऐड करें। 2840 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और मेट्रोपोलिस यहां से बाय करना चाहिए। अरे वाह, तो पिछली बार वो जो ब्रेकआउट आया था तो मेरे ख्याल से पालवी साहब ने वो भी दिखाया है, क्या बढ़िया मूव बना था और इस बार सिमिलरली वो सब मूव की शायद तैयारी करता हुआ। खैर, किसी भी डिप में एक्यूमुलेट करते चलिए 3200 3250 तक के टारगेट्स मेट्रोपोलिस में आगे देखने को मिलेंगे। और क्विकली अब गौरव से जान लिया जाए। गौरव, पहली हफ्ता वसूली की पिक कौन सी? पहली मतलब जिसपे ज्यादा कन्विक्शन हो उससे शुरू करेंगे। देखिए, दोनों ही जो सेटअप है मेरे पास वो सिमिलर सेटअप पे है। मैं ब्रेकआउट्स के लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स अभी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे कोई स्टॉक जहाँ पे पहले ब्रेकआउट हो चुका है, अब रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहे हैं, तो जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रायोरिटी है पैसा बनने की, वो काफी बढ़ जाती है। तो पहला जो नाम होगा वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला। जो प्रीवियस इसका हर्डल था 260 का, वहीं से इसने रिटेस्ट करके आज एक अच्छा पॉजिटिव फैट कैंडल बन रही है। सभी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। इचिमोकू सेटअप के हिसाब से अगर देखा जाए तो किजुन से बाउंस इसमें आया है। तो यहाँ पे एक टारगेट जो होगा 295 का होगा, स्टॉप लॉस 255 का होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर रिटेस्ट के स्ट्रक्चर पे अगर प्ले करना तो उसके मिनिमम टारगेट जो है वो 315 के आ रहे हैं। लेकिन एक सेफ साइड के लिए मैंने अभी टारगेट दिया वो 295 का है। तो अगर ये सस्टेन हो जाता है 255 का लेवल, तो बहुत ही जल्द आपको इसमें काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बीच में बहुत बढ़िया रीरेट हुआ था, थोड़ा करेक्ट हुआ था, फिर से शायद चलने की तैयारी कर रहा है क्योंकि गौरव के टारगेट्स हैं 295 के। तो अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करता हुआ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस अट्रैक्टिव लगता है।
अच्छा रजत दा, पहला तो बजाज, एक तो बजाज ऑटो आपने कहा 3000 के नीचे लिया था, ये डिविडेंड मिलने के बाद बेचना है या अभी आप और भी लंबा रखने वाले हो? और दूसरा पिक कौन सा है सर बजाज ऑटो के बाद? देखिए बजाज ऑटो मैंने अभी बेचने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। बजाज ऑटो मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि दिस इज वन स्टॉक की मैं उम्मीद करता हूं कभी 5 फिगर में भी जाएगा। अच्छा अच्छा, बजाज ऑटो के बाद अगला पिक कौन सा? देखिए आशीष, एक छोटी सी बात है, कोई आईटी कंपनी तो 5000 का होता है तो वो 10,000 पहुंच जाएगा, ये बोलने से कोई चौंकता नहीं है। लेकिन एक चीज सोचिए कि जब एक कंपनी जो कि चाइनीज प्लेयर को भी अफ्रीका मार्केट में खुद अपना बलबूते से भगा दिया है, और वहां पे सिर्फ ये, और मेरा एक दोस्त भी है जो कि उस टाइम पे यूएन की एक एजेंसी में सूडान पे काम करते थे, वो अपना आंखों से देखा है कि किस तरीके से बजाज वहां पे अपना ये पहन लिया है। तो इसका पिछले बार का एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 45% टर्नओवर एक्सपोर्ट मार्केट से आता था, इस बार तो एक्सपोर्ट्स बहुत जबरदस्त है। तो इसका डॉलर का क्या वैल्यू 75 रुपया नहीं होता है, सिर्फ आईटी का 75 रुपया होता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कभी भी पहुंचेगा, और जिस तरीके से डिविडेंड भी दे रहे हो, क्या परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है मेरा सेकंड पिक। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी मेरा पोर्टफोलियो में है। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का स्टॉप लॉस होगा 2295 ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस, सिर्फ 10 रुपया ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस, और 2362 और 2389 ये दोनों टारगेट मान के मैंने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ये भी ऑफ हाईवे टायर्स बनाता है और इसका 120 देशों में अपना माल बेचता है, और इसका भी परफॉर्मेंस अच्छी होना चाहिए। तो टेक्निकली भी एक चैनल के अंदर से चल रहा है बोल के इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, और खुलासा पहले ही किया है कि ये भी मेरी पोर्टफोलियो में पिछले 4-5 साल से है, और ये करीबन 1000 रुपया के आसपास नीचे लिया हुआ है, मतलब 1300 के आसपास। मैं पूछने नहीं वाला था, मैंने कहा रजत से सारे सवाल नहीं पूछूंगा कि पोर्टफोलियो में कितने पे लिया था, रजत ने लकीली खुद ही बता दिया। तो बढ़िया पोर्टफोलियो में कमाई हो रही है, और ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, और दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिनमें एक्सपोर्ट को ज्यादा थ्रस्ट है, वो बढ़िया कंपनी रजत के पोर्टफोलियो में, और सब टेक्निकली इस समय भी साउंड नजर आती है। रजत जब मुनाफा बांध लें तो बॉम्बे आइएगा, थोड़ी पार्टी वार्टी कर लेंगे। अच्छा पालवे सर, जरूर से शुरुआत करी थी, बढ़िया चार्ट से एक्सप्लेन भी करा आपने, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, अगला स्टॉक केमिकल स्पेस नोसिल रहेगा, मेरा कैश सेगमेंट का स्टॉक है एक्चुअली। लेकिन अगर इसका सेटअप देखें, आप मंथली सेटअप देखें तो एक वी शेप रिकवरी इसमें इमर्ज होती हुई दिख रही है, और जो पैटर्न अब मंथली सेटअप पे बना है वो वी शेप रिकवरी का है। मैंने आपको चार्ट जो शेयर किया है वो वीकली सेटअप का है, और वीकली सेटअप में भी देखें अगर आप, तो काफी स्टेबल, आप चार्ट खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि काफी स्टेबल सेटअप है। कुछ हफ्तों तक इसमें कंसोलिडेशन होता है, देन ब्रेकआउट होता है, फिर एक रेंज में फिर कंसोलिडेशन और देन ब्रेकआउट। तो 3 मैंने इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट प्लॉट किए इसमें वीकली सेटअप, तो ऑलमोस्ट ये 1 से 1.5 साल का एक्चुअली अगर हम देखें तो ये मूव है। और जिस तरीके से अब वापस ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है कि ये वीकली जो ब्रेकआउट हुआ है, इस बार कंसोलिडेशन की रेंज काफी कम थी, 5-6 हफ्तों का एक कंसोलिडेशन था, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि पूरा सेगमेंट ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो ये स्टॉक में इस बार कंसोलिडेशन कम समय में हुआ, लेकिन ब्रेकआउट जरूर हुआ है। आप देखेंगे तो वॉल्यूम एक्शन भी इसमें पिकअप हुई है, तो ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी पिकअप हुए, तो वो एक कहीं ना कहीं ब्रेकआउट को कंफर्म करता है। तो यहां से नोसिल में जो ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है कि अब इसमें 270-280 तक के टारगेट इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। तो 1 से 2 हफ्ते में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। कोई भी डिप में इसको ऐड करें, एक्यूमुलेट करें, 225 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करेंगे। अरे वाह, तो टायर की बात करी थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के थ्रू, और ये कंपनी आ गई नोसिल, जो रबर केमिकल्स की इस देश की सबसे बड़ी प्लेयर, और क्या बढ़िया चार्ट के थ्रू समझाया कि कैसे वो बार बार वो चैनल में जाता है, अप मूव आता है, फिर से चैनल से बाहर निकल रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। तो नोसिल को रखिएगा रडार पर, एक और बढ़िया पिक आपके लिए। और गौरव, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बाद आपने कहा था दोनों स्टॉक्स ऐसे जो ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहे हैं, अगला कौन सा है फिर?
देखिए दूसरा जो स्टॉक है वो अलेमिक लिमिटेड, जो छोटे वैल्यू वाला है, वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था तो 20 के आसपास का, उसी को इसने रिटेस्ट किया है और अभी एक फिर से एक स्मॉल ट्रायंगल फॉर्मेशन में चल रहा है। तो ये काफी एक अच्छा संकेत होता है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आएगा तो और एक तुरंत एक फास्ट अपमूव आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजरली कि रिस्क आपकी कम होती है, क्योंकि ब्रेकआउट होते हैं कि या तो ब्रेकआउट आपको काम करेगा या होता है कि फेक ब्रेकआउट, जिसको हम फेकआउट बोलते हैं। आपने ब्रेकआउट में बाय किया, स्टॉक नीचे आ गया, तो वो क्या होता है कि वहां पे चांसेस आपके फिर भी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि ब्रेकआउट हुआ, ऊपर स्टॉक चला गया, फुल पोटेंशियल नहीं जा पाया, स्टॉक एक बार नीचे आया और फिर अपने जो प्रीवियस सजेशंस का ब्रेकआउट कर दो या प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट कर दो, वहां पे आके स्टॉक जो है फिर एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। इसका मतलब वहीं पे जो प्राइस की एक मेमोरी होती है, वहीं पे फिर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कंफर्टेबल लेवल है बाइंग करने का और हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके रिस्क रिवॉर्ड जो काफी फेवरेबल होती है और प्रायोरिटी की मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि जहाँ पे चांस ज्यादा हो पैसा बनने का, वो सेटअप ज्यादा बेहतर होता है रादर कि एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा बने। तो वो सबसे 120 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट इसका भी 145 होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी 155 के ऊपर के लेवल देख सकते हैं, लेकिन एक कंजर्वेटिव के हिसाब से आप 145 के लिए प्ले कर सकते हैं। 120 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो गौरव के दो ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एलेम्बिक लिमिटेड, इनमें खरीदारी करने का मन। रजत दा के दो ऐसे स्टॉक जो टेक्निकली फर्म फुटिंग पे आपको नजर आएंगे। बजाज ऑटो में तो डिविडेंड, तगड़े डिविडेंड का तड़का है 140 रुपए पर शेयर के, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नजर आता है खरीदने के मौके। और पालविया साहब ने कहा मेट्रोपोलिस जो रीसेंट एंट्रेंट था वायदा बाजार में, उसमें खरीदारी करने का मन, अच्छा मूव आ सकता है, चैनल से बाहर निकलने की तैयारी। और लाइकवाइज नॉसिल प्राइस वॉल्यूम एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि यह स्टॉक आगे भी और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। इस नोट पर रजत दा, पालविया साहब और साथ साथ गौरव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आधे % से ज्यादा का उछाल सेंसेक्स निफ्टी में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट को मार्केट ब्रेथ 3:1 का रेशियो, बढ़िया रेशियो। ऐसे में मिड कैप स्पेस में चल क्या रहा है, कहां पे एक्शन है, इस पर पूरी डिटेलिंग ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।